हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का द हिंदू दिल्ली एडिशन 6 सितंबर 2023 से हमारी पहली न्यूज़ है, जो कि पहले पेज ही पर दिखाई गई है कि भारत रिप्लेसेस इंडिया इन G20 इनवाइटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मींस प्रेसिडेंट ने भारत G20 इनविटेशन कार्ड किस किस को भेजा है? चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट्स, गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट यानी कि गवर्नर, उनको जब भेजा है तो उसमें अपने को एड्रेस करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना बोलकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत बोला है। सो यहाँ पर आजकल एक डिबेट चल रही है भारत वर्सेस इंडिया की, जो है तो दोनों एक ही नाम, लेकिन पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी को भारत को लाने की कोशिश जारी कर रही है इंडिया टर्म को रिप्लेस करके। जैसे कि ये G20 इंडिया लोगो है। सो गवर्नमेंट सोर्सेज द हिंदू दैट द वर्ड भारत विल बी यूज मोर एंड मोर इन द कमिंग मंथ फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन होंगी, उसमें भारत वर्ड यूज होगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंडिया टर्म। Modi's function notes for his 2 days visit to Indonesia to attend the आशियन इंडिया समिट, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करेंगे, एड्रेस जाएंगे। तो उसमें भी उन्होंने ये बोला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत को एड्रेस किया है। यहीं पर इसको कटाक्ष करते हुए अपोजिशन लीडर ने बोला है that the shift to the name of Bharat instead of India in communication was a way to the India bloc। रिसेंटली अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर एक बीजेपी के अगेंस्ट, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट एक इंडिया ब्लॉक बनाया है। सो इसी पर अपोजिशन पार्टीज बोल रहा है कि इन्होंने इंडिया टर्म को रिप्लेस करने का इनका उद्देश्य ये माना जा रहा है कि अपोजिशन पार्टी ने इंडिया टर्म यूज कर दिया है। सो ऐसे सिंपैथी गेन करने के लिए इसको रिप्लेस करके भारत यूज टर्म कर रहे हैं। सो ये आर्टिकल, अभी ये रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया वर्सेस भारत की। सो ये अपकमिंग आर्टिकल्स में आता रहेगा, सो आप उसमें देखते रहेगा। और आपके इस आर्टिकल यानी कि भारत वर्सेस इंडिया की डिबेट में आपके क्या ओपिनियन है, आप हमको ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इंडिया को भारत और इंडिया दोनों टर्म यूज करने चाहिए या फिर सिर्फ भारत यूज करना चाहिए। क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट का कहना है कि ये कॉलोनियल लिगेसी को हटाएगा। पर बात यहाँ आती है कि अगर गवर्नमेंट को हटाना ही होता तो वो इतने सालों से है तो हटा सकती थी, लेकिन रिसेंटली जब इंडिया ब्लॉक अपोजिशन पार्टीज का बना, उसी टाइम पर हटाने का कौन सा उद्देश्य? सो ये क्वेश्चन अराइजेस होते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये एडिटोरियल सेक्शन में टाइम टू डिसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द हिल्स कैन नॉट बी द सेम एज इन द प्लेन। सो आर्टिकल बेसिकली ये बता रहा है कि डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, और जो कि हिमालय रीजन में डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और किस हद तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लास्ट मंथ में एक कमेटी की बात कहा था कि अगर हिल्स स्टेशन पर या हिमालय रीजन पर अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो एक कंप्लीट एंड कम्प्रिहेंसिव स्टडी होना, जो कि वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी को बता सके विद कंपेरेटिव डाटा, होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे ये बोला गया कि कैरिंग कैपेसिटी मीन्स होता क्या है। सो इसमें बोला गया है कि पॉपुलेशन बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट मैच करते हुए कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन किया गया है, जिसमें जनरली रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ स्पीसीज की क्वांटिटी दैट कैन थ्राइव सस्टेनेबली, मीन्स बिना किसी हार्म के इन अ डिफाइंड इकोसिस्टम में सस्टेनेबली कोई पर्टिकुलर स्पीसीज थ्राइव कर सके, मीन्स रह सके। Applying these ideas in the context of hill station and Himalayan station states the challenges between balancing rising population and infrastructure need and the precarious geography। So यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा वहाँ की लोकेशन को लेकर, वहाँ की पॉपुलेशन को लेकर और वहाँ की ज्योग्राफी को मेंटेन करते हुए ये बैलेंस बनाना पड़ेगा, तभी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। एंड लोकेशन एंड ज्योग्राफी को लेकर
सो आगे चल के ऑथर ने बोला कि फॉलोइंग द डिवास्टेटिंग फ्लड्स जो कि उत्तराखंड इन 2013 में हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक कमेटी हेड की गई थी, जिसमें उन्होंने उसका बेसिकली ये रीजन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन दीज वल्नरेबल स्टेट्स बताया था, लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। लेकिन कमेटी का एक ड्रॉबैक ये हुआ कि रिपोर्ट डिड इन्फ्लुएंस द रिडक्शन इन द प्रपोज हाइड्रो प्रोजेक्ट तो बताया, लेकिन वह फेल कर गई ये रेस्ट्रिक्शन आगे बढ़ाने पर, क्योंकि रिसेंटली रोड वाइडिंग चारधाम प्रोजेक्ट हुआ था, उसमें रोड वाइडिंग की गई थी एंड carving up of mountain sites in a way that were deemed unsuitable for the topography। so इसमें ये बोला है कि कमेटी तो बैठाई गई थी, उसने ये भी बोला कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक इसेंशियल कॉजेस को माना जा सकता है, लेकिन उसने ऐसा एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन या फिर कोई कमिटमेंट नहीं दिया था कि ये जो रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट को रोक सके। चारधाम प्रोजेक्ट अपने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी। आगे चलकर राइटर ने बोला कि द क्राइसिस ऑफ द लैंड सब्सटेंस एक्सपीरियंस इन जोशीमठ उत्तराखंड, जो भी रिसेंटली हुआ है, और इसरो की भी रिपोर्ट इसमें आई थी, and debate on the conflict between infrastructure development and ecology, but in a matter of months, Himachal Pradesh saw unexpected dealers washing away roads and highway built on denuding mountains। Means अभी रिसेंटली टाइम भी नहीं गुजरा है कि हम लोग ये पता चला कि हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश ने अनएक्सपेक्टेड मीन्स लैंडस्लाइड्स एंड मिट्टी का जो बहाव होता है ना, उसने सारे रोड्स एंड हाईवेज को कवर कर दिया। तो इतनी वल्नरेबल कंडीशंस है यहाँ की। सो एज अ सॉल्यूशन ऑथर ने बोला है, एज अ सॉल्यूशन ऑथर ने बोला कि आइदर स्टेट मस्ट बियर द हायर कॉस्ट दैट कम्स फ्रॉम बिल्डिंग मोर सस्टेनेबली मिनिमाइजिंग रिस्क टू डेनिजन, और या फिर इन एरियाज को नो गो जोन्स डिक्लेयर कर दे। मीन्स जो वल्नरेबल एरियाज हैं, या तो उनको सस्टेनेबल बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए स्टेट्स को स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, मीन्स आगे बढ़ना पड़ेगा, या फिर इन एरियाज को जो कि वल्नरेबल कंडीशंस पर है, यहाँ को नो गो जोन्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये दो सॉल्यूशन बताया है। आर्टिकल आपके GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एनवायरमेंट कंजर्वेशन बताया गया है। इवन GS3 में जो डिजास्टर वाला सेक्शन होता है ना, उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है, लाइक लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, ये सब फेनोमेना आते हैं, और डेवलपमेंट के एरिया से इम्पोर्टेंट है ही। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। और इसमें जो डाटा दिया गया है ना, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कमेटी का रिकमेंडेशन आया, उसने क्या कॉज बताई, हाँ, और क्या क्या क्राइसिस हुई, क्या क्या अभी चल रहा है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, ये सब। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है द केस फॉर इलेक्शन इन जम्मू कश्मीर। सो ये राइटर पॉलिसी एनालिस्ट राधा कुमार, उन्होंने बोला है कि रिसेंटली नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ अ कमेटी टू लुक इनटू अ साइमल्टेनियस इलेक्शन की तो बात कह रही है गवर्नमेंट, यूनाइटेड यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो कि स्टेट हुड तो मिला ही नहीं है, लेकिन अभी जो इलेक्शन की बात की गई है, वो भी आगे आने वाले समय में कोई गुंजाइश नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने आगे बोला कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को ना करवाने में एकदम चुप्पी सी साधा हुआ है, क्योंकि वहां के जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी कैपेसिटी को डिक्लेयर कर दिया कि यस वी आर प्रिपेयर्ड इनफ टू कंडक्ट द इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर इफ दोज इलेक्शन कैन बी। उन्होंने बोला कि लोकसभा की इलेक्शन 2024 में कंडक्ट कराई जा रहे हैं, पंचायत के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में कंडक्ट कराई जाएंगे। अगर सिक्योरिटी रीजन है तो 30,000 पोस्ट पर ये पंचायत इलेक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हम असेंबली के इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि सिक्योरिटी रीजन को तो इसमें बोल नहीं सकते हैं कि असेंबली की इलेक्शन सिक्योरिटी पर्पजेस से रीजन है, क्योंकि वही पंचायत की इलेक्शन कायदे से होंगे और जम्मू कश्मीर लोकसभा की इलेक्शन 2024 में भी होंगे। उन्होंने बोला एनी फर्दर डिले would amount to denial of fundamental and democratic rights of the pupils of Jammu and Kashmir। कि अगर further delay हुआ for electing a responsible government in Jammu Kashmir despite not having the statehood status in Jammu Kashmir,
सो उनके डेमोक्रेटिक राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा। किसके? जम्मू कश्मीर के लोगों के। जम्मू कश्मीर हैज नॉट हेल्ड ए लेजिस्लेटिव इलेक्शन फॉर द पास्ट 9 years। लास्ट टाइम कब हुआ था? 2014 में। और 2019 में आपको पता है कि प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटी डिक्लेयर कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में विथ लेजिस्लेशन, एंड लद्दाख जिसके पास लेजिस्लेचर असेंबली नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि रिसेंटली डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि बेसिकली 2022 में उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी जम्मू कश्मीर के लिए कि क्या क्या रीअरेंजमेंट होना चाहिए। Recommendation raised two concerns. It gives 6 of 7 new states seats to Jammu and only 1 to the Valley। ये डाटा बताया कि इसको क्या मिल रहा है। और proposed fresh reservation will further narrow the number of seats available। जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी रिजर्वेशन दिया गया है, एक विमेन और एक फीमेल को, और पहाड़ी कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट द वाल्मीकि कम्युनिटी को भी शेड्यूल ट्राइब्स में, शेड्यूल कास्ट में डिक्लेयर कर दिया गया है, वाल्मीकि कम्युनिटी। और इन मुस्लिम मेजॉरिटी द पीपल नोट दैट द number of their representative will shrink after reorganization in Jammu। They suspect that the fresh reservation are directed towards creating the new supports for the भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का बयान कहा गया है कि अटैक ऑन द पॉलिटिकल लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्यूचर लेजिस्लेशन सपोर्ट फ्रॉम द पंचायत। सो उनका ये मानना है कि आप देखोगे ना कि अभी रिसेंटली पंचायत के इलेक्शन कराने की बात कर रही है यूनियन गवर्नमेंट, तो उनका ये कि हम स्टेट असेंबली की इलेक्शन ना करवा कर जो हमको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा वो हमको मिलेगा किसके थ्रू? पंचायत के इलेक्शन के थ्रू। सो ये बताया गया। आगे ऑथर ने बोला डिस्पाइट दिस फियर्स मोस्ट पीपल नाउ डिजायर असेंबली इलेक्शन द यूनिलेटरलिज्म। जो भी रिसेंट में इलेक्शन ना होने के कारण जो जो चैलेंजेस लाइक यूनिलेटरलिज्म जो फेडरल स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टली, and nepotism, inaccessibility of Jammu Kashmir centrally directed administration problem, unemployment की प्रॉब्लम, ये सब चैलेंजेस बताएंगे। सो ये आर्टिकल ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको फेडरलिज्म इशू आएगा जिसमें आप कोट कर सकते हैं कि हाँ एक ये प्रॉब्लम भी है कि जम्मू कश्मीर को आफ्टर 4 years बीत जाने के बाद भी स्टेट हुड नहीं मिला है, इवन स्टेट असेंबली इलेक्शन करवाने के गवर्नमेंट मूड में भी नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है आर्टिकल, आप देख लेना। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो द इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द ब्रिक्स। ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट में जो कि 15 ब्रिक्स समिट हुई थी जोहान्सबर्ग में, जिसमें 5 ब्रिक्स कंट्रीज ने, 5 ब्रिक्स मेंबर ग्रुपिंग ने ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ने इनवाइट किया था 6 न्यू मेंबर्स, जो कि कौन कौन थे? ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द UAE फ्रॉम वेस्ट एशिया से, इजिप्ट एंड इथियोपिया फ्रॉम द अफ्रीका से, एंड अर्जेंटीना फ्रॉम लैटिन अमेरिका से। सो ये न्यूज प्रीलिम्स, ये इतना पोर्शन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकती है। स्टेट PCS तो जरूर पूछ सकते हैं कि हाँ रिसेंट में कौन कौन ज्वाइन हुआ और किस किस एरिया से, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, फ्रॉम 2009 ब्रिक्स हैज मेड एनुअली समिट। सो बेसिकली ब्रिक्स के क्या सिग्निफिकेंस है एट अ ग्लोबल एरा, ये बोला गया है, एंड बैक्ड बाय सेवरल मिनिस्ट्रियल एंड एक्सपर्ट कॉन्क्लेव। इसने 2 डेवलपमेंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ब्रिक्स के तहत, न्यू डेवलपमेंट बैंक टू प्रोवाइड डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड द कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जो कि क्या करेगा? शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर को कम करने के लिए गवर्नमेंट को, नेशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्या क्या? कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक, तो इसमें आगे बोला गया ब्रिक्स मेंबर्स हैव बीन यूनाइटेड इन देयर डिससैटिस्फैक्शन विद द बेस्ट
and United Nations Security Council, even World Trade Organization. उन्होंने ये बोला कि ब्रिक्स क्या, ये न्यू एनडीबी एंड कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो दो फेनोमेना खोले गए हैं, ये वेस्टर्न डिनोमिनेशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हटकर मीन्स अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को क्लासिफाई करने के लिए भी खोले गए। इसमें आगे ये बोला गया कि ब्रिक्स जो कि चैलेंज करता है बेस्ट लेड वर्ल्ड G7 countries promote intra-BRICS economic and political cooperation, build institution outside Western control and agitates obviously for wider ranging reforms to accommodate the presence and influence of emerging economies. इसमें आगे बोला कि the recent acceptance of the BRICS membership has shaped the grouping and is aligned in terms of global perception, collectively provide considerable clout to the in-laws conclave. अगर ये 6 कंट्रीज ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट, यूथोपिया एंड अर्जेंटीना अगर ये कंट्री ब्रिक्स को ज्वाइन करती हैं तो इससे ब्रिक्स को क्या क्या फायदे होंगे। तो इससे होगा 46% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये होल्ड करेंगे, ग्लोबल GDP में राइज करेगी फ्रॉम 31.5% PPP टर्म टू 37%, एंड जो कि G7 कंट्रीज की GDP 30.7% से ज्यादा रहेगी। आगे इन्होंने बोला है कि एक्सपोर्ट्स 23% जो कि अभी होल्ड करेगा वो लगभग 3.7% बढ़ जाएगा, और 90% ऑफ प्रेजेंट कंडीशन में जो ग्लोबल इंपोर्ट करता है ब्रिक्स कंट्रीज वो लगभग 3% से बढ़ जाएगा। द मेजर इम्पैक्ट विल बी ऑन द एनर्जी सेक्टर। ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन जो कि पहले 5 कंट्रीज मात्र 20% ग्लोबल आउटपुट करती थी, अब 42% करेंगी। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया ज्वाइन करेगा तो वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ईरान ज्वाइन करेगा तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, तो इससे शेयर 42% बढ़ जाएगा जो कि अभी मात्र 20% रहेगा। द न्यू ब्रिक्स मेंबर विल ब्रिंग कंसिडरेबल जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू टू द ग्रुपिंग, ये एक सिग्निफिकेंस बताया जा रहा है। और बाद में ये इसकी और इम्पोर्टेंस को बताने के लिए कि जो कि इजिप्ट एंड यूथोपिया आर इम्पोर्टेंट प्रेजेंस इन द स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट हॉर्न ऑफ एरिया एंड रेड सी, जो कि अफ्रीका की कंडीशन को बहुत इम्पोर्टेंट बताएगा। और दूसरी बात अर्जेंटीना जो कि लैटिन अमेरिका की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो भी अपना इसमें स्ट्रेटेजिक वैल्यू जरूर छोड़ेगी ब्रिक्स ग्रुपिंग में। वेस्टर्न कमेंटर्स हैव डिस्पायर, लेकिन यहीं पर क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है कि ये सब करने के बावजूद वेस्टर्न क्रिटिसिज्म ये मिल रहा है कि ये मात्र ब्रिक्स एक्सपेंशन इज अ टॉक्स ऑफ, कोई वर्थ डिसीजन नहीं लिए गए हैं। दिस क्रिटिसिज्म हैव लिटिल सबस्टेंसेस। BRICS leaders have met over 15 years and every time have overcome their internal division. वहीं काउंटर आर्गुमेंट करते हुए ब्रिक्स के सपोर्टर्स एक्सपर्ट्स ने ये बोला कि लगभग 15 साल से ये एनुअली मीटिंग कर रही है ब्रिक्स, और जिसमें उन्होंने अपने इंटरनल डिवीजन और से ऊपर हटकर कंसेंशुअल डिक्लेरेशन को आगे बढ़ाया। मीन्स आप देखोगे कि अभी जो कि 15 ब्रिक्स समिट, उसमें इंडिया कि LAC सिचुएशन होने के बावजूद वह चाइना दोनों साथ में आए, दोनों ने बायलैटरल मीटिंग तो नहीं रखी, हाँ, लेकिन ग्रुपिंग में दोनों तो साथ में रहे। उन्होंने एक्सपेंशन की भी बात की गई है और डेवलपमेंट की बात की गई। सो ये आप देख सकते हो कि किसमें कंसेंशुअल डिक्लेरेशन होता। ऊपर आगे उन्होंने बोला कि मेंबर्स हैव एग्रीड टू इंकरेजिंग द यूज ऑफ लोकल करेंसी इन इंटरनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कि इंडिया की CBDC को आगे बढ़ाएगा। Shared views like the centrality of the United Nations, the problem in West Asia like Syria, Yemen, Palestine, Arab Peace Initiative, इनको साथ में लेकर चलने की बात की गई। ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट में ग्लोबल इश्यूज है जो उनकी बात कही गई है। द वार इन यूक्रेन, ग्लोबल टेरर, इन सब के
ऐसा देखा जाता है ये जो इश्यूज है ना, इन सब में ब्रिक्स कंट्रीज एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पर आती हुई नजर आती है, मीन्स ये ग्लोबल एजेंडा मानती है इन प्रॉब्लम। आगे बोला है द न्यू ब्रिक्स मेंबर कैन particularly those from the West Asia naturally fit into this political and economic framework. Besides the revival of a moribund, इसमें इंडिया को क्या फायदा हो गया? अगर ईरान ब्रिक्स ग्रुपिंग में आया तो इंडिया के चावल पोर्ट जो कि स्टेगनेट सिचुएशन में है उसको एक स्पीड मिलेगी। दूसरी बात, ब्रिक्स मेंबर रिजेक्ट दिस short-sighted view and instead on asserting their strategic autonomy in a multipolar world. और इसकी लास्ट में सिग्निफिकेंस को देखा जाए तो रिसेंट मीडिया रिपोर्ट ने इसके जोहान्सबर्ग समिट 15 ब्रिक्स समिट इन जोहान्सबर्ग को एक टर्निंग पॉइंट बोला है इन मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ये आपके आर्टिकल GS2 में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें एक PYQ भी पूछा था जो मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी आपको। बायलेटरल ग्रुपिंग और इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात है, ये बहुत आर्टिकल इंपॉर्टेंट, सब नोट्स मेकिंग भी कर लेना इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सो ये पूछा था यूपीएससी ने 2014 में। इंडिया हैज रिसेंटली साइन टू बिकमिंग अ फाउंडिंग अ न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि अभी हमने देखा था ब्रिक्सी का है, एंड आल्सो द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हाउ विल द रोल ऑफ टू बैंक्स बी डिफरेंट, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टू। इसमें कंपैरिजन पूछा है इन दोनों बैंक के बारे में, लेकिन आप देखोगे न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स से रिलेटेड है, तो चांसेस बन सकते हैं कि यूपीएससी ब्रिक्स को एक सेपरेट क्वेश्चन मानकर क्वेश्चन मेंस में पूछ सकें। अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ग्रुपिंग। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है डिकोडिंग द न्याय संहिता बिल। रिसेंटली आपने देखा होगा होम मिनिस्टर ने 3 बिल जो कि कॉलोनियल लीगेसी को शो कर रहे हैं, जिनमें एक IPC, CRPC एंड IVC कॉलोनियल लीगेसी मानकर इंडियन एविडेंस IEC इनको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल एंड भारतीय साक्ष्य बिल प्रेजेंट किए हैं, जो कि इंडिया के इंडियन जस्टिस सिस्टम को डीकोलोनाइज करने का एम बताया जा रहा है। इसमें ऑथर ने बोला है द फर्स्ट इज दैट penal law making and the reforms are serious issue which require deep deliberation, validation, and second issue उन्होंने बोला है कि we must keep in mind the diversity of the consideration of the substantive and procedural law। यहाँ पे इन्होंने डिफ्रेंशिएट करके बोला है कि सबस्टेंशियल लॉ क्या होते हैं एंड प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं। सबस्टेंटिव लॉ होते हैं गवर्न करते हैं हाउ पीपल बिहेव, दे डिफाइन क्रिमिनल ऑफेंसेस, क्या पनिशमेंट होना चाहिए। वही प्रोसीजरल लॉस एम करते हैं क्या इन्फोर्समेंट एजेंसी को कैसे क्या करना चाहिए, क्या अमेंडेड होना चाहिए, स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करते हैं एंड ड्यू प्रोसेस इवन एट द वर्स्ट ऑफेंडर्स। थर्ड ऑथर ने बोला है कि we need to realize that penal laws are an instrument for actualizing and propagating a wide variety of interest as per the constitutional vision and the dominant ideology। उन्होंने ये बोला कि किसी भी कॉलोनियल पीनल लॉ को हटाने या फिर अपनी इंडियनाइजेशन करने के लिए हम लोग को ये देखना होगा कि जो पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पीपल कितना है। Therefore, a wide and diverse debate that includes the participation of the government should be integral to this exercise। Women and children in Article 51A Nouns Practice, इसमें ये बोला है कि हाँ ये आर्टिकल जो बिल्स है ना न्याय संहिता बिल, इसमें अच्छा है कि 51AE जिसमें वुमेन चिल्ड्रन की डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस को हटाने की बात कही गई, लेकिन वही एक ड्रॉबैक ये भी दिखता है कि उन्होंने मैरिटल रेप के लिए कोई भी बात नहीं की है। मीन्स अगर एक मैन एंड हिज वाइफ, इफ द वाइफ इज अबव 80 एंड कंसेंशुअल रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं बेस होता है तो वो रेप नहीं कहा जाएगा। ये इन्होंने एक ड्रॉबैक बताया। तो आर्टिकल में मुझको ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं लगा, पर हाँ GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते रहिएगा कि इसमें क्या क्या एडवांसमेंट हो रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है।
तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो द लॉज गवर्निंग फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। इस आर्टिकल में रिसेंटली ये बोला है कि मिजोरम गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अगेंस्ट, जो कि प्रोटेक्ट करेगा राइट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द मिजोरम। इसमें ये भी बोला है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 371 ए ऑफ द नागालैंड एंड 371 जी फॉर मिजोरम एक स्पेशल प्रोविजंस मिले हैं कि जो भी किसी भी लॉ जो कि पार्लियामेंट बनाएगी उसको रोक सकती है स्टेट असेंबली फॉर द नागा एंड मीजो कस्टमरी लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड ऑनरशिप ट्रांसफर ऑफ लैंड एज इट्स रिसोर्सेज अगर कोई भी इन चीजों पर कोई प्रॉब्लम हो रही है सो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन गोदावरन केस में फॉरेस्ट का डेफिनेशन इनलाज करके उन एरियाज को भी फॉरेस्ट की एरिया में लाने की बात कही गई है जिनको गवर्नमेंट ने किसी भी हद तक फॉरेस्ट कवर के तक लाने का सोचा है। सो आर्टिकल एक करंट अफेयर्स बेस पर इम्पोर्टेंट है कि हाउ पार्लियामेंट लॉ इज कंट्रावेनिंग फ्रॉम द स्पेशल प्रोविजन स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये पिक्चर ब्लर हो गई है ज्यादा। ये आर्टिकल रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट होगी एशिया एशियन समिट में, जो कि उनको बता रहा है कि कहाँ कहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग होगी। इस आर्टिकल को मतलब ब्लर फोटो आ रही तो हटाना ही सही रहेगा। सो ये आर्टिकल है सी जिनपिंग स्पीकिंग स्किपिंग G20 समिट एट डेलिबरेट सिग्नल टू इंडिया वेस्ट। सो रिसेंटली G20 समिट जो इंडिया होस्ट कर रही है 8 to 10 सितंबर, इसमें सी जिनपिंग की अब्सेंस ये बता रहा है, एक्सपर्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि डेलिबरेट सिग्नल है टू इंडिया एंड वेस्ट। The decision of the Chinese president convey Beijing displeasure with the current state of bilateral tie with the New Delhi means LAC situation. Okay, and then what it sees the politicization G20 बीजिंग का ये एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि बीजिंग यानी सी जिनपिंग का इन्वॉल्वमेंट ना होना G20 को पॉलिटिसाइजेशन एंगल से देखना भी माना जा रहा है, which China believes should be limited to economic issues only. अभी जैसे कि बीजिंग ने कोई कंक्रीट रीजन तो स्पेसिफाई नहीं किया कि सी जिनपिंग क्यों नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कन्विंस चाइना's डिस्प्लेजर ये बोला गया है कि क्यों क्या सिचुएशन है। लेकिन वहीं अगर स्पोक पर्सन चाइना की बात करें तो वो बोलते हैं वी सपोर्ट इंडिया इन दिस ईयर्स टू कमिट विद स्टैंड रेडी टू वर्क विद ऑल पार्टीज टू मेक द G20 समिट इज अ सक्सेस। Skipping the summit also reflects China's unease with the G20 as a platform and a stark contrast and it's investing in other BRICS and XCO। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि G20 बसेस SCO एंड ब्रिक्स ये चाइना की थिंकिंग बोल रहे हैं। मीन्स आप जानते हो कि ब्रिक्स एंड SCO में चाइना का डोमिनेंस लेवल ठीक हद तक है और वहीं G20 एक वेस्टर्न लेड इनिशिएटिव मान सकते हो, तो इसलिए हो सकता है उसने अनईज दिखाई हो। लेकिन बात यह है कि अभी रिसेंटली रोम में 2021 में सी जिनपिंग आए थे, तब भी ये G20 ही समिट थी, तो फिर दूसरे का आयस ये लगाई जा रही है कि जरूर ये क्यों ना हो कि एलओसी सिचुएशन पर की प्रॉब्लम है इसलिए सी जिनपिंग नहीं आ पा रहे हैं। और पर इसमें ये भी बोला कि अगर ऐसा होगा तो देखना होगा कि अगली बार जब SCO को इंडिया होस्ट करेगा इसमें मिस्टर सी जिनपिंग आएंगी या नहीं, ये देखना होगा। और दूसरी बात ये बोला जाए कि G20 समिट इंडिया की होस्टिंग में रशियन प्रेसिडेंट सिक्योरिटी रीजन से नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है चाइना अपने आप को एक अकेला स्टेक होल्डर्स
वेस्टर्न लेड डिनोमिनेशन में अपने आप को अकेला समझे, इस वजह से भी नहीं आ रहा हो। सब पता नहीं क्या किस वजह से सीजिंग पे नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये दो इम्पोर्टेंट रीजन इम्पोर्टेंट, वन इज एलएसी सिचुएशन एंड डिटोरेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये जरूर इम्पोर्टेंट है। सो इंटरनेशनल रिलेशन GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो अपनी ये जो डिबेट चल रही थी, इंडिया वर्सेस भारत इंटरचेंजेबल कैन बी यूज इन ऑफिशियल इन्वाइट्स, तो लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इंटरचेंजेबल है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि चेंज इंडिया की जगह पर भारत चेंज करना है स्पेशल सेशन में, इसके लिए कोई पार्लियामेंट लॉ ला सकती है। While the issue is predictably and political temperature showing this is ambulance within the legal fraternity whether constitutional amendment होगा या नहीं होगा, नाम को चेंज करने में ये एक डाउट की सिचुएशन है। वहीं लीगल एक्सपर्ट्स बोलते हैं, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस मिश्रा सिंह भी बोल रहे हैं that amendment would be required only if the government insisted on the use of any one term or wanted to remove a particular term। मीन्स अगर भारत और इंडिया में अगर एक टर्म को चूज कर रहे हो या एक दूसरे टर्म को हटा रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, वरना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप चेंज कर सकें। वही फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सीनियर सुप्रीम कोर्ट अमन लेखी बोल रहे हैं द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियली रिनेम किया गया था, इवन G20 प्रेसिडेंसी वाज नोन एज ए इंडियन प्रेसिडेंसी, that any change in the name would require a constitutional amendment article under 368। so अभी constitutional amendment होगा या नहीं होगा ये आगे ही देखना पड़ेगा। there are certain things that should be free, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें भी होना चाहिए जो इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में फ्रेटर्निटी फेडरलिज्म मेंटेन करे, लाइक दिस वन भारत वर्सेस इंडिया कंट्रोवर्सी, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी थिंग्स है। एक आर्टिकल है आर्टिकल 348(1) कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट, जो कि सुप्रीम कोर्ट एंड सॉरी जुडिशरी रिलेटेड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इंग्लिश लैंग्वेज अंटिल पार्लियामेंट पासेस अ लॉ। तो इसमें ये बोला है कि चेंज होगा तो फिर हम लोगों को ये 348(1) में भी चेंज करने पड़ेगा, जुडिशियल प्रोसेस में भी चेंज करना पड़ेगा, और जब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो होना ही होगा, ऐसा कहना है। The debate over the language of government started last month after Union Home Minister अमित शाह ने जब चेंज किया भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य बिल को रिप्लेस किया, किनको, IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट को। सो इसको देखते रहिएगा, इस आर्टिकल में जो एडवांसमेंट फर्दर एडवांसमेंट होंगे, आर्टिकल देखते हैं क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, क्या इनिशिएटिव लाती है। आपके इस मैटर में क्या ओपिनियन है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो म्यांमार वुड नॉट बी अलाउड टू लीड आसियान इन 2026 इन अ ब्लोटर जनरल। जो एशियान ने कंसेंशुअल डिक्लेरेशन करके बोला है कि 2026 में जो म्यांमार होस्ट करने वाला था, क्या आसियान के लीड करने वाला था, अब वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने जो वायलेंटली सीजिंग पावर and undermining the democratic government of Aung San Suu Kyi in 2021 में उसने वायलेंटली मिलिट्री coup के थ्रू जनरल्स ने वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। It was related to the civil strife in the country, और इसकी प्रेसिडेंसी कौन लेगा? 2026 की फिलीपींस लेगा। आगे इसमें ये बोला है कि ये रीजन तो पता नहीं चला किस बेसिस पर उन्होंने हटा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो US है, यूरोपियन यूनियन है, वेस्टर्न लेड कंट्रीज हैं, उन्होंने म्यांमार में मिलिट्री कू या मिलिट्री लेड गवर्नमेंट को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में रिकॉग्नाइज किया ही नहीं है। एंड thorny issues including the US-China rivalry in the region have set of division within Asia। इसमें ये बोला है कि एशियन जो पहले यूनिटी फ्रेटर्निटी को शोकेस करता था, अब उसमें भी डिवीजन शो होने लगा। क्यों? क्योंकि US वर्सेस चाइना की डिबेट कर रहा हूँ। वहीं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो का कहना है कि
Be like a big shipping carrying a Southeast Asia pupil. So B should be united. ASEAN leader must ensure that this ship is able to keep going, able to keep sailing. जापानीज प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा भी इस मीटिंग में भाग लेंगे, एशियन समिट में। एशियन समिट में भाग लेंगे। और रिसेंटली जब फुकुशिमा बेस्ड वाटर डैमेज हो रहा था, मींस जापान जो रेडियो एक्टिव वेस्ट वाटर को पैसिफिक ओशन में जनरेट कर रहा था, तो चाइना ने इमिडिएटली इम्पोज किया ऑन बैन ऑन जापानीज सी फूड्स। तो इसमें ये भी बोला है कि जापान अपने बात रखने के लिए भी एशियन के प्लेटफॉर्म के एक अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सी आर्टिकल हमारा लास्ट आर्टिकल, फाइनेंस मिनिस्टर फ्लैग्स थ्रेट्स टू फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम क्रिप्टो एंड टैक्स हेवंस। तो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 को एड्रेस करते हुए उन्होंने क्रिप्टोस, ड्रग माफिया, टैक्स हेवंस एंड साइबर इंट्रूशन पर ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को अटेंशन देने के लिए बोला है एंड काउंटर सच चैलेंजेस। A secure system is what will build trust and therefore it is a must for the financial ecosystem. उन्होंने बोला कि इंडिया लीड कर सकता है in terms of financial inclusion, ecosystem, resilient and sustainable development. लेकिन we have the tools, but we have to make its resilience responsible. So we need global cooperation. India's priority was to have an enhanced cross-border payment arrangement considering the volume of the remittances to the country. उन्होंने फिनटेक की इंपोर्टेंस को बताते हुए वो बोला कि फिनटेक इन इंडिया वर ड्राइविंग मोर इंक्लूजन एंड इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज फाइनेंशियल इकोसिस्टम। उन्होंने बोला कि उन्होंने कंपेयर करके बोला कि फिनटेक वर्सेस जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है उसमें अराउंड 36% शेयर फिनटेक कंपनी ले जा रही है, वही 22% ब्रिक्स एंड मोर्टार बेस्ड बैंक्स। तो इनकी इंपोर्टेंस बताइए। और मोर इवन लैंडिंग और फिनटेक कंपनीज को अपना इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर मानकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंगेज करनी चाहिए। सो ये GS3 में फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उससे है। दूसरी बात, यूपीएससी ने एक 2021 या 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि हाउ क्रिप्टोस इज अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी एंड क्रिप्टोस कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं। तो हो सकता है कि अगली बार यूपीएससी पूछे कि क्रिप्टोस, टैक्स हेवन, ये सब कैसे हम लोगों की GS3 सिक्योरिटी में इफेक्ट डाल रही हैं। तो आर्टिकल इंपोर्टेंट है, इंडियाज लीडरशिप इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ग्लोबल इकोसिस्टम, फिनटेक इंडस्ट्रीज, ये। सो थैंक यू। अगर आपको ये हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड लाइक करिए। और कोई भी अगर आपको सजेशन देना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो थैंक यू।